मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। थर्मोकेमिस्ट्री कंप्लीट रिवाइज करवा दूंगा, एंट्रोपी वगैरह, रिएक्शन कैसे है, ठीक है, रिएक्शन की हीट कैसे निकाली जाती है, सब कुछ चीजें कवर हो जाएगी। सबसे पहले थर्मोकेमिस्ट्री में आपको एक बेसिक लॉ याद होना चाहिए, हेस लॉ। हेस लॉ क्या बोलता है कि जैसे कोई रिएक्शन है, ए से बी गई, उसकी हीट जो एंथैल्पी है वो डेल्टा H1 है, बी से सी गई तो डेल्टा H2 है। अगर कंप्लीट रिएक्शन मेरे को ए से सी जाना है, डेल्टा H होगी इसकी एंथैल्पी, तो मैं डेल्टा H को क्या लिख सकता हूं, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। समझ में? मैंने क्या किया, ए से बी गया डेल्टा H1 है, बी से सी गया डेल्टा H2 है, ए से सी डायरेक्ट जाऊंगा तो इसको जोड़ दूंगा। क्लियर बात? ओके। कुछ चीजें न्यूमेरिकल में काम आएगी। अगर आप रिएक्शन को ऐड कर रहे हो तो जो डेल्टा H है वो भी ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, ए से बी गया डेल्टा H है इसका कितना, x1, सी से डी गया इसका डेल्टा H है x2, तो ए प्लस सी कर दिया, रिएक्शन को जोड़ दिया इसको, ए प्लस सी और बी और डी, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो डेल्टा H क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2। क्लियर बात, समझ भाई? ओके। वैसे ही सब्सट्रैक्ट करोगे तो डेल्टा H भी सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। अगर आप रिएक्शन को किसी से मल्टीप्लाई करोगे, रिएक्शन को मान लो ए से 1 2 3 4 कितने से भी मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा H भी उतने से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान लो रिएक्शन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये डेल्टा H1 भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टोटल फिर ऐसे आ जाएगा। ठीक है बात, समझ गई? ओके। अगर डिवाइड कर दोगे रिएक्शन को किसी नंबर से तो डेल्टा H को भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? ओके। नेक्स्ट आता है एंट्रोपी। यहां से क्वेश्चन बनता है, एंट्रोपी क्या है कि डिसऑर्डरनेस को मेजर करने की माप है, ये डिसऑर्डर की मेजरनेस है। कैसे? अगर देखो कोई गैस के मॉलिक्यूल जितने ज्यादा डिसऑर्डर्ड होंगे, जितने ज्यादा डिसऑर्डर्ड होंगे तो उसकी एंट्रोपी कितनी होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। समझ में आई बात? तो अपन क्या बोल सकते हैं कि किसी भी सॉलिड में एंट्रोपी कम होगी बजाय लिक्विड के, लिक्विड में ज्यादा होगी, और लिक्विड से ज्यादा होगी गैसियस मॉलिक्यूल में। तो आपको ध्यान रखना है, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है, एंट्रोपी डेल्टा एस से लिखेंगे अपन, एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस पॉजिटिव मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है। ओके, एक बात ये होगी, ठीक है। दूसरी देखो, आपको कोई रिएक्शन दे रखी है, जैसे XR से YP बना, X क्या है, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, और YB क्या है, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, कोई नंबर होंगे, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट गए तो आपको डेल्टा एस कैसा लिखना पड़ेगा, इसका X इंटू एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट, इसकी टोटल एंट्रोपी प्रोडक्ट की, उसमें से घटाना है रिएक्टेंट की एंट्रोपी, आपके पास डेल्टा एस आ जाएगा, रिएक्शन की एंट्रोपी आ जाएगी। समझ में आई बात? नहीं है? देखो आपको क्या करना है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट गए, प्रोडक्ट जितने भी प्रोडक्ट हो, चाहे 10 प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट की एंट्रोपी जोड़ लो, ले लिया, उसमें से रिएक्टेंट की एंट्रोपी माइनस कर दोगे, चाहे 10 कितने भी रिएक्टेंट, सबकी एंट्रोपी माइनस कर दो। समीशन का मतलब टोटल सारे जोड़ लो उनको। ओके, तो डेल्टा एस निकालना आ गया। अब कई बार फ्यूजन की एंट्रोपी पूछी जाती है आपको, वेपोराइजेशन की एंट्रोपी पूछी जाएगी, सब्लिमेशन की एंट्रोपी पूछी जाएगी, तो आपको क्या करना है, डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच अपॉन टी होता है। तो फ्यूजन के लिए डेल्टा एच फ्यूजन का वाला ले लेना है। अब फ्यूजन हो रहा है तो टेम्परेचर कौन सा होगा, मेल्टिंग पॉइंट वाला फ्यूजन के लिए। वेपोराइजेशन डेल्टा एस, वेपोराइजेशन कैसे निकालोगे, डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन टी, टी कौन सा यहाँ पे टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट वाला, भाई वेपर तब बनेंगे बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है। सब्लिमेशन में सर कौन सा लेगा, जिस टेम्परेचर पे जो है सब्लिमेट हो जाए, ठीक है, मोलिक्यूल या जो मैटर है आपका वो, ठीक है, तो वो टेम्परेचर लेना है। एंट्रोपी सबसे ज्यादा गैस की, फिर लिक्विड की, और सबसे कम सॉलिड की। अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव होगा तो डेल्टा एस भी पॉजिटिव होगा, मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है। डेल्टा एनजी कैसे निकालते हो, गैसियस मोल्स से निकालते हो ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके, है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करके। अब अभी जस्ट लास्ट वाले लेक्चर में बताया था थर्मोडायनेमिक्स वाले में। अब आपको कमेंट करना है डेल्टा एनजी का, देखो डेल्टा एनजी। अब देखो अगर टेम्परेचर चेंज हो, वॉल्यूम चेंज हो, ठीक है, आइसोकोरिक आइसोबारिक, ऐसी प्रोसेस के लिए एंट्रोपी कैसे निकालोगे सर, किसी रिएक्शन के लिए तो निकालना बता दिया कि मैंने, कि आपको क्या करना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, वो फॉर्मूला दे दिया। अब क्या, अगर टेम्परेचर चेंज और वॉल्यूम चेंज हो, दोनों एक साथ चेंज हो ना, तो डेल्टा एस कैसे निकालोगे, 2.303 एनआर लोग P1 अपॉन P2 प्लस 2.303 एनसीपी लोग T2 बटा T1, ठीक है, ऐसे कर लोगे। अगर सर हमारे पास तो जो वॉल्यूम है वो दे रखा है, प्रेशर नहीं दे रखा है, तो मैंने एक चीज बताई थी कि P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 कर सकते हो, यानी यहां पे P1 की जगह V2 लिख सकते हो और P2 की जगह V1 लिख सकते हो। क्लियर बात? एक बात ये होगी, ये एक ही फॉर्मूला याद रखो, ज्यादा नहीं सर। आइसोबारिक के लिए क्या, वो सारी चीज बता रहा हूं, इसी फॉर्मूले से सब कुछ हो जाएगा। देखो आइसोबारिक कंडीशन है, आइसोबारिक मतलब प्रेशर चेंज जीरो, यानी P1 P2 में चेंज जीरो, प्रेशर चेंज जीरो, तो इसको जीरो बना दो, यानी आइसोबारिक के लिए ओनली ये रह जाएगा 2.303 एनसीपी log T2 अपॉन T1। क्लियर बात? अब सर आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक में भी वॉल्यूम चेंज जीरो, मतलब P1 P2 को अपन वॉल्यूम के फॉर्मेट में लिख सकते थे ना, V2 अपॉन V1, यानी आइसोकोरिक के लिए ये सारी टर्म जीरो। क्लियर बात? समझ में? आइसोकोरिक यानी वॉल्यूम पे है वो चीज, तो वॉल्यूम जीरो तो ये जीरो, बचा कौन, 2.303 एनसीपी। अब देखो वॉल्यूम के लिए आप पी तो प्रेशर के लिए लिखोगे, और वॉल्यूम है, आइसोकोरिक है, वॉल्यूम वाली चीज है, तो यहां पे सीवी लिख देना। समझ में आ गई बात? सीवी लोग T2 अपॉन T1 कर देना, ये वाला रह जाएगा।
आइसोकोरिक और आइसोबारिक में इसको जीरो कर देना। अब आइसोथर्मल है, थर्मल टेम्परेचर यानी T2 बटा T1, इसको जीरो कर दोगे आप, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो यही बच जाएगा P1 अपॉन P2। अब ये चीजें समझ में आई क्या थोड़ी सी, क्योंकि मैंने सबके लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हो, पर मैंने एक ही फॉर्मूले से सारी चीजें बता दी तुम्हारे को। अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों में चेंज आ जाए तब आप कर सकते हो, ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम दोनों में चेंज आ जाए तब ये लगा सकते हो। अब वॉल्यूम सर टेम्परेचर और वॉल्यूम में आ गया, यहाँ पे P1 P2 लिखा है, अरे भाई P1 P2 को V2 अपॉन V1 भी तो लिख सकता है, क्लियर बात, ओके। जो डेल्टा एस है एडियाबेटिक प्रोसेस रिवर्सिबल में जीरो होता है, ठीक है, एंट्रोपी चेंज जीरो होता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में, क्लियर बात, ये ध्यान रह जाएगा, ओके। एडियाबेटिक में पूछ लेना तो डायरेक्ट जीरो लगा दो, आइसोथर्मल में इसको जीरो करके मतलब ये हो जाएगा इसके बराबर, क्लियर बात, ओके। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड एलिमेंट से एक मोल किसी का बना हुआ, ठीक है, ये बात हुई। अब इसमें क्वेश्चन या तो ये स्टेटमेंट पूछेगा तो ये पूछेगा कि जो एलिमेंट है उनकी एलिमेंट्री स्टेट में जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो जीरो होती है। फॉर एग्जांपल जैसे Br2 लिक्विड की जीरो होती है, अब कई बार Br2 गैस दे दे तो उसकी जीरो नहीं होगी, Br2 लिक्विड की जीरो होती है। I2 जो आयोडीन है वो उसकी स्टैंडर्ड एलिमेंट्री स्टेट कौन सी है, सॉलिड है तो सॉलिड में जीरो होगी। जैसे P4 व्हाइट में जीरो होता है, कार्बन की ग्रेफाइट में जीरो होगी, ठीक है, एसिड की जीरो होगी, सल्फर की एसिड के फॉर्मेट में, H2 के फॉर्मेट में नहीं होगी, S4 में नहीं होगी, ओके। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कोई रिएक्शन दे रखी है तो आप कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो फॉर्मेशन की है वो उसमें से रिएक्टेंट की घटा दो, प्रोडक्ट की में से रिएक्टेंट की फॉर्मेशन एंथैल्पी घटा दोगे तब आपके पास रिएक्शन की आ जाएगी। ये हो गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला ही है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है। अब आती है एंथैल्पी ऑफ कंबंशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबंशन। कंबंशन की क्या होगी, आपको क्या करना है, रिएक्टेंट, जैसे कंबंशन में क्या होगा भाई, किसी एक मोल का आप कंबंशन करवा रहे हो, यही है स्टैंडर्ड कंडीशन में। अब कंबंशन में आपको करना है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ध्यान रखना क्वेश्चन गलती आप यही करोगे कि किसी में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है, किसी में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है, तो कंबंशन में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है, और जो ये बॉन्ड एनर्जी है ना, बॉन्ड एंथैल्पी बॉन्ड एनर्जी, इसमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है, ध्यान रखना। कंबंशन और बॉन्ड एनर्जी में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है, किसमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है, बीसी में, बीसी में, यानी बी का मतलब बॉन्ड एनर्जी और सी का मतलब कंबंशन, याद रख लेना। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर दोगे एंथैल्पी आ जाएगी कंबंशन की। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी कि 1 मोल डायटोमिक का आपके पास गैसियस कंपाउंड है, कई बार मान लो गैसियस नहीं है ना, सॉलिड है लिक्विड है, तो वो एटोमाइजेशन में चली जाती है एंथैल्पी, वो कंबंशन ये बॉन्ड एनर्जी नहीं देती। बॉन्ड एनर्जी के लिए गैसियस कंपाउंड होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए, ठीक है, 1 मोल डायटोमिक गैसियस कंपाउंड है, वो 2 आइसोलेटेड गैसियस कंपाउंड्स में टूट गया तो वो उसकी बॉन्ड एनर्जी होगी रिएक्शन की, जितनी हीट निकलेगी। जो डेल्टा एच है वो कैसे निकालोगे, रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी माइनस प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी, सब में स्टाइकियोमेट्री से तो गुणा होगा, चाहे कोई सी ले लो, एक्स क्या है स्टाइकियोमेट्री, वाई क्या है स्टाइकियोमेट्री, स्टाइकियोमेट्री से तो गुणा होगा ना भाई, कितने मॉलिक्यूलर रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में कितने, मतलब समझ रहे हो ना मैं जो कहना चाह रहा हूं वो, ओके। ये बात होगी। अब बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, बहुत बार पीवाईक्यू में आई हुई है, बिल्कुल सिंपल भी है। आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करवाओ, उससे सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले लो और स्ट्रॉन्ग बेस भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले लो, तो जो हीट रिलीज होगी तब वो एक फिक्स अमाउंट में होती है और उसे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोला जाता है। मैंने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेना है दोनों का और उनकी रिएक्शन करवा दो, तब हीट जो निकलेगी उस रिएक्शन में उसे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है -57.3 किलो जूल, या कैलोरी में याद करो तो -13.7 किलो कैलोरी होती है, ठीक है। अब सर ये तो स्ट्रॉन्ग की बात हो गई, अगर वीक एसिड हो, वीक बेस हो, तो जो न्यूट्रलाइजेशन की एनर्जी है वो कम हो जाएगी। क्यों कम होगी, देखो वीक है तो उसका 100% आयनाइजेशन तो हुआ नहीं होगा, अब आयनाइजेशन करने के लिए, उसको कंप्लीट तोड़ने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए होगी, तो भाई साहब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन उसकी कम हो जाती है। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 57.3 किलो जूल होती है या 13.7 किलो कैलोरी होती है, तो इससे कम हो जाएगी। अब कम का मोड में मतलब लेना, नेगेटिव वैल्यू को मत यूज करना है यहाँ पे। अब इससे कम 37.3 से कम मतलब 56 हो गई, 52 हो गई, 54 हो गई, ये माइनस में कम ऐसा यूज मत करना, ठीक है। ये बात समझ में आएगी, नेगेटिव में मोड लेके करना है कम, ठीक है। इन केस ऑफ HF, HF में क्या होता है, F माइनस बनेगा, F माइनस है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को ज्यादा अट्रैक्ट, हाइड्रेशन एनर्जी इसकी ज्यादा होगी, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो भाई साहब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी ज्यादा हो जाएगी। अब देखो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इसकी ज्यादा होगी 57.3 किलो जूल से, या 13.7 किलो कैलोरी बोल सकते हैं अपन, जनरल इसकी 16.4 किलो कैलोरी हो जाती है, यानी ज्यादा हो गई ना 13 से। यहां पे भी नेगेटिव वैल्यू मत लेना, आप डायरेक्ट मोड से ही सोल्व करना, ओके। ये बात होगी। अब अपन बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की। मैंने बॉन्ड एनर्जी में बताया था आपको, बॉन्ड एंथैल्पी में बताया था कि 1 मोल गैसियस लेना है और गैस के अलावा जो कंपाउंड आ जाए
उसमें कैसे करेंगे सर? तो यहां पे देखो 1 मोल कंपाउंड या एलिमेंट लो, लिक्विड भी हो सकता है, गैसियस भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, तीनों फेज में हो सकता है। उसको आइसोलेटेड गैसियस एटम में तोड़ने पर जो एनर्जी मिलेगी आपको वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी। क्लियर बात? ओके। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और है, कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू जनरली क्या है? देखो इसमें एक चीज बच्चे गलती करते हैं, इसे किलो जूल पर मोल में निकाल लेते हैं। नहीं, किलो जूल पर मोल में नहीं होती, ये किलो जूल पर ग्राम में निकलेगी कैलोरीफिक वैल्यू। ध्यान रखना, न्यूमेरिकल आएंगे इसके तो उसमें भी किलो जूल पर ग्राम में होगी। क्लियर? क्लियर बात? ओके। अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व बाय कंबंशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल। ध्यान रखना, 1 ग्राम फ्यूल का कंबंशन करोगे तब कितनी हीट इवोल्व हुई है, वही आपकी कैलोरीफिक वैल्यू है। इसलिए इसको ग्राम में लिया है ना, मोल में नहीं लिया, क्योंकि 1 ग्राम फ्यूल का कंबंशन करना है। ओके। जितनी ज्यादा हायर वैल्यूज, कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज्यादा हाई होगी अच्छा फ्यूल होगा। यानी 1 ग्राम से कितनी हीट निकल रही है, 1 ग्राम फ्यूल से कितनी हीट निकल रही है, तो हीट ज्यादा निकलेगी मतलब कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा, यानी अच्छा फ्यूल होगा वो। क्लियर बात? तो ये बात भी आपको याद रह जाएगी। तो ये चीजें हैं, समराइज हो गया लगभग 6-7 मिनट में चैप्टर पूरा, थर्मोकेमिस्ट्री है ना। देखो भाई कंटेंट अच्छा है यहाँ पे। कुछ बच्चे ऐसे नेगेटिव कमेंट करते हैं, यार कंटेंट वास्तविकता में अच्छा है। तुम सोचो अगर 10 मिनट में इतना कंटेंट मिल रहा है, अगर 2 घंटे की क्लास हो तो कितना कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, सोचो थोड़ा।